गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा चैप्टर चल रहा था मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वॉर, चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री। तो बेटा थोड़ा लेंथी चैप्टर है, ठीक है, कई दिन चलने वाला है क्योंकि इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली ध्यान से आपको ये चैप्टर करना है। सो वी हैव रीच्ड अप टू पेज नंबर 93। तो बेटा ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 93, पोस्ट वॉर रिकवरी। टॉपिक कौन सा कर रहे हैं आज? पोस्ट वॉर रिकवरी, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा है वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। सब अपने आप में तेज बनने की कोशिश कर रहे थे, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो। सबको क्या लग रहा था कि अगस्त 1914 में लड़ाई शुरू हुई और सबको लग रहा था कि हद मार के क्रिसमस तक वॉर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 25 दिसंबर से पहले। और हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, हमें अनदर कंट्रीज़ के एरियाज़ कैप्चर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं। वॉर कब तक चला? वॉर चला भाई 1918 तक, नवंबर 1918 तक लड़ाई चली, ठीक है। तो 4 साल अगर वर्ल्ड वॉर चलेगा तो बर्बादी तो आएगी ही, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, काफ़ी लूट पिट गया सब कुछ। और जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी तो कंडीशन ही बदल गई। एक टाइम पे ब्रिटेन वर्ल्ड में लीडर था, वर्ल्ड में मेन पावर था, एंड उसके पास कॉलोनीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का एक तरह से वो हब था, फैक्ट्री था, जगह जगह से कच्चा माल आता था, फैक्ट्रियों में बनता था इंग्लैंड की, और फिर पूरे इलाकों में सप्लाई होता था, ठीक है। बट अब सिनेरियो चेंज हो गया, ओके। अब क्या हो गया, उसने अमेरिका के लोगों से कर्जे ले लेके लड़ाई की और बाद में उतना अच्छा रिजल्ट मिला नहीं, नुकसान ज़्यादा हो गया। सो स्टार्ट योर पॉइंट 3.2 पोस्ट वॉर रिकवरी। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफ़िकल्ट। तो लड़ाई पोस्ट वॉर यानी लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो रिकवरी है, जो उन्होंने एफर्ट लगाए रिकवरी के, तो वो एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम था, यानी उतना आसान नहीं होता जब एक रिकवरी करने का टाइम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोरोना चल रहा है, फैक्ट्रीज बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, अब तो चलो थोड़ा खुल रहा है, बट जब कम्प्लीटली बंद होता है उसके बाद अगेन कंट्री को रनिंग लाने में टाइम लगता है। अब जैसे माइग्रेंट लेबर जो इधर उधर के स्टेट से काम करने वाले लोग हैं, आप देख रहे हो वो सब अपने घर चले गए हैं, कोई पैदल जा रहा था, कोई गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, किसी को गवर्नमेंट छोड़ रही है। अब जब सब कुछ ओपन हो जाएगा, फैक्ट्रीज खुल जाएंगी, फिर से वही बिजनेस ओपन हो जाएंगे, गवर्नमेंट परमिशन दे देगा, भाई ठीक है बिजनेस करो। बट सबके बिजनेस एकदम थोड़ी चलेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम चलेगा। फिर जिनकी लेबर अदर स्टेट में चली गई वो बुलाएंगे, वो आएंगे, फिर धीरे धीरे काम शुरू होगा, ठीक है। 4-4 महीने मशीनें बंद पड़े रहने से उनमें भी दिक्कत आएगी। तो रिकवरी करने का जो पीरियड होता है वो एक तरह से नया करने वाला बात हो जाता है सब कुछ। So Britain, which was the world leading economy in the pre-war period, in particular, faced a prolonged crisis. तो ब्रिटेन जो कि उससे पहले वर्ल्ड इकॉनमी जो इकॉनमी है उसके मामले में एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लीडिंग इकॉनमी था, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा वेल्थ, पैसा, बट उसको सबसे ज़्यादा क्राइसिस झेलने पड़े। ये लड़ाई की वजह से उसके एरिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कहीं ना कहीं या तो ठप पड़ गई या उन्होंने अपने बिजनेस चेंज कर लिए। जैसे आपको मैंने बताया था कि इंग्लैंड में जो कॉटन मिल थी या कॉटन या अनदर इस तरह से काम करने वाली फैक्ट्रीज थी, उन्होंने लड़ाई के दिनों में क्या करना शुरू कर दिया, वॉर मटेरियल बनाना शुरू कर दिया, हथियार बनाने शुरू कर दिए। So while Britain was preoccupied with war, industries had developed in India and Japan. अब क्या हुआ, जब ब्रिटेन में तो क्या हुआ, वहाँ की जो फैक्ट्रीज थी, वहाँ की जो इंडस्ट्री थी, उन्होंने तो अपने काम ही बदल लिए। उनको लगा अभी वॉर चल रहा है तो वॉर मटेरियल बनाने में बेनिफिट है, ठीक है। तो उन्होंने तो वॉर मटेरियल बनाना शुरू कर दिया। और जो कॉटन मिल थी, कॉटन मिल उनकी कम हो गई, बट डिमांड तो चल ही रही थी।
ऊपर से सोल्जर्स के लिए जूट बैग बनाने के, चमड़े के जूते बनाना और ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें थी जो इंग्लैंड में उस टाइम पे नहीं बन पा रही थी। तो वो कहाँ से डिमांड पूरी करने लगे? इंडिया से। तो इंडिया में क्या हुआ, कॉटन मिल इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए, जूट इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो गई। उससे पहले इंडिया में सारा जो आयरन आता था, स्टील आता था, वो इंग्लैंड से ही आता था। अब स्टील एंड आयरन भी आना बंद हो गया इंग्लैंड से। बट इंडिया में उस टाइम पे रेलवे का एक्सपेंशन चल रहा था, रेलवे की लाइनें फैल रही थी, तो उसके लिए तो लोहा चाहिए था। तो उसके लिए क्या हुआ, फिर इंडियन कंपनी से ही कांटेक्ट होना शुरू हुआ। और जो टाटा फैक्ट्री है, जिसको कि जमशेदपुर में लगाया था, ठीक है, जमशेदजी टाटा ने, तो उन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट में आयरन जो था वो दिया रेलवे को बना के। तो यानी कि इंडिया में अच्छा खासा जो एक इंडस्ट्री था वो फलना फूलना शुरू हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम है वो इंडिया की इंडस्ट्री के लिए तो बेनिफिशियल टाइम है, ठीक है। सो इंडिया गेट पॉजिटिव बेनिफिट्स। After the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in Indian market. अब क्या हुआ, 4 साल तक इंग्लैंड से माल नहीं आ रहा था, इंडिया में ही बन रहा था, तो इंडिया में बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। अब लड़ाई ख़त्म होने के बाद इंग्लैंड के लिए पहले जैसा पोजीशन बनाना जो था वो मुश्किल हो गया। अब वो दोबारा रिकैप्चर नहीं कर पाया मार्केट को। यहीं से इंग्लैंड की जो पावर थी इंडिया में वो कम हो गई थी। ओके, एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली। ऊपर से उसी पीरियड में जापान ने भी काफ़ी ग्रो किया, तो जापान ने भी इंटरनेशनली अपना ट्रेडिंग शुरू कर दिया। ब्रिटेन, वो जापान से जो ट्रेडिंग उनका कंपटीशन था तो वो भी नहीं झेल पाया इंग्लैंड। तो ये तो एक कहावत होती है ना बेटा, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। इंग्लैंड के साथ तो वो कहानी बनी, ठीक है। फ़ायदे के चक्कर में लड़ाई लड़ने चला था, फ़ायदा तो हुआ नहीं बल्कि नुकसान कर गया। अपने जो इंग्लैंड के लिए इंडिया की जो मार्केट थी वो मार्केट भी खो दी। So moreover, to finance war expenditure, Britain had borrowed liberally from the US. This means that at the end of war, Britain was burdened with huge external debts. और लड़ाई उसने कर्जे लेके लड़ी थी, तो जब तक लड़ाई ख़त्म हुई उसको अच्छा खासा पैसा जो था वो देना था, क्योंकि उसने US के बहुत सारे मनी लेंडर से पैसा लिया था। So the war had led to an economic boom, that is to a large increase in demand. तो वॉर की वजह से क्या हुआ, एक ज़बरदस्त बूम आया, तेज़ी आई। ऑब्वियसली वॉर के टाइम पे कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। कीमतें बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन करने वालों को लगता है भी कीमतें बढ़ रही हैं, प्रॉफिट कमाने का टाइम आ गया, और बनाओ, ठीक है। तो वो और बनाना शुरू कर देते हैं। तो प्रोडक्शन जो था वो बढ़ने लग जाता है इस उम्मीद में कि ये कीमतें आगे भी ज़्यादा ही रहेंगी और हमें जितना प्रॉफिट आज मिल रहा है उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल लो, मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई आम बेचने वाला पर्सन है, ठीक है। आप उसके 10 रुपये वाले आम 30 रुपये पर किलो में बिके हैं और 10-15 दिन से ऐसे ही बिक रहे थे, तो उसको लगेगा भाई ज़्यादा आम लाओ, जितने ज़्यादा बिकेंगे उतना बेनिफिट होएगा, तो वो ज़्यादा आम लाना शुरू कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा ज़्यादा आम की रेडियाँ हो जाएंगी मार्केट में, ठीक है। तो कस्टमर को ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वही कंपटीशन के चक्कर में रेट डाउन हो जाते हैं। So the war had led to an economic boom, that is to a large increase in demand, production and employment. तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। When the war boom ended, production contracted and unemployment increased, ठीक है। तो बट जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई, वो जो एक बूम आया था वो ख़त्म होना शुरू हो गया, और फिर से जिन लोगों को काम पे लगाया गया था उन लोगों को काम से निकालना शुरू कर दिया। तो फिर से प्रोडक्शन कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। At the same time, the government reduced bloated war expenditure to bring them into line with peacetime revenues, ठीक है। एंड दीज डेवलपमेंट्स लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेज। अब क्या हुआ, इधर से गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे जो मेजर थे वो लेने शुरू कर दिए रिकवरी के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने अपने जो खर्चे थे वो कम करने शुरू कर दिए, ठीक है। और इसकी वजह से और ज़्यादा लॉसेज हुए और ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई।
इन 1921 1 in every 5 ब्रिटिश वर्कर वॉज आउट ऑफ वर्क। तो ऐसी कंडीशन में ब्रिटेन में हर 5 में से एक बंदा जो था, एक वर्कर जो था वो फ्री हो गया, उसके पास कोई काम नहीं था। Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of post-war scenario। इसीलिए क्या हुआ, एंग्जाइटी यानी चिंता एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क, और काम के लिए अनिश्चितता, यानी कि पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ, हर बंदे को टेंशन रहती थी भाई ठीक है आज तो काम मिला, वो पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कोरोना केस में मार्केट में जो लोग हैं या काम करने वाले लोग हैं, उनके माइंड में हर टाइम ये टेंशन रहती है, पता नहीं कोरोना कितने दिन चलेगा, पता नहीं मालिक काम पे रखेगा निकाल लेगा, पता नहीं कितने दिन काम चलेगा। तो इस तरह की सिनेरियो जो होती है ना, वो क्रिएट हो गई ब्रिटेन के अंदर आफ्टर वॉर, क्योंकि धड़ाधड़ क्या हो रहा था, वो बूम कम हो गया, उसकी वजह से प्रोडक्शन गिरने लग गया। ठीक है, प्रोडक्शन गिरने लगा तो लोगों की नौकरियां ख़त्म होने लग गई, लोगों को काम से निकाला जाने लगा। तो ये यानी कि उस टाइम पे ब्रिटेन में इस तरह के हालात पैदा हो गए। मैनी एग्रीकल्चरल इकॉनमीज वर ऑल्सो इन क्राइसिस, और उसी पीरियड में जो कुछ एग्रीकल्चरल इकॉनमीज थी जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपको पता है बेटा अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका में बहुत बड़ी अमाउंट में जगह खाली थी, वहाँ पे वीट उगाया जाता था, गेहूँ, और वो कहाँ, और स्पेशली वो टाइमिंग में जब लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चलने के टाइम पे यूरोप में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि वहाँ तो लड़ाई चल रही है, अब चलती लड़ाई में कौन गेहूँ उगाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम तो जान बचाने की टेंशन होती है। तो इसलिए क्या हुआ कि वॉर पीरियड में यूरोप में तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में फूड के लिए कहाँ से अनाज आ रहा था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे इलाकों से, यहाँ से अनाज जा रहा था। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी काफ़ी इनकम हो रही थी, उनको धड़ाधड़ सप्लाई चल कर रहे थे वो वीट की। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना, इनका एक लिंक है आगे। यानी कि मैंने आपको बताया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या कर रहे थे, बहुत बड़ी अमाउंट में ग्रेन यानी कि वीट सप्लाई कर रहे थे यूरोप में। कब, युद्ध के दिनों में, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था लड़ाई की वजह से। और उससे पहले ब्रिटेन में प्रोडक्शन गिरने लगा, लड़ाई के बाद कीमतें फिर से कम होने लग गई। ठीक है, लोगों की नौकरियां जाने लग गई, तो उसकी वजह से ब्रिटेन में बहुत से बड़ी अमाउंट में लोग जो थे वो काम से बाहर हो गए। कंसिडर द केस ऑफ व्हीट प्रोड्यूसर। अब आप व्हीट प्रोड्यूसर का केस देखो। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या हुआ, लड़ाई से पहले ईस्टर्न यूरोप जो था वो वर्ल्ड मार्केट में व्हीट का एक बड़ा सप्लायर था। यानी कि रशिया के कुछ हिस्से, रशिया के आसपास के जो इलाके थे, तो ये ईस्टर्न यूरोप है, तो वहाँ के कुछ लोग जो थे वो अच्छी खासी अमाउंट में व्हीट उगाते थे और उससे यूरोप में सप्लाई होती थी। When this supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America and Australia expanded dramatically। तो जब वहाँ लड़ाई के दौरान उनका प्रोडक्शन बंद हो गया, कम हो गया, तो ऐसे में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में व्हीट का प्रोडक्शन ड्रामेटिकली बढ़ गया एकदम से, क्योंकि व्हीट कहाँ से आने लग गया, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। So, but once the war was over, production in Eastern Europe revived and created a glut in wheat output। अब क्या हुआ, लड़ाई ख़त्म हो गई, लड़ाई ख़त्म हो गई तो शांति हो गई और सैनिकों की जो एक्टिविटी थी वो बंद हो गई। तो अब क्या हुआ कि ईस्टर्न यूरोप में फिर से जो वो व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया थे वहाँ पे गेहूं का उत्पादन फिर शुरू हो गया। अब जब वहाँ व्हीट का प्रोडक्शन होएगा तो अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर से अनाज कौन मंगाने लगा जब उनको लोकली प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इनकम्स डिक्लाइन एंड फार्मर फेल डीपर इनटू डेब्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे में अनाज के दाम जो थे वो गिर गए, पर किसान जो थे एक लंबे समय तक उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरे पड़े थे, तो वो भी कर्जे में चले गए, कुछ की ज़मीनें जो थी वो ख़त्म हो गई, लोग जो है वो इधर उधर काम की तलाश में निकलने लगे। तो आप देखो, यानी लड़ाई ख़त्म होने के बाद यूरोप में एक अव्यवस्था सी फैल गई, लोग परेशान घूम रहे हैं, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक है ख़राब हुआ पड़ा है।
फिर आओ नेक्स्ट टॉपिक, राइस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब एक दौर आया मास प्रोडक्शन का। आप बेटा कभी डिस्कवरी पे देखना, अगर कोई बाइक या कार फैक्ट्री का प्रोडक्शन वो अगर दिखा रहे हो तो आप देखना वहाँ पे क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल कोई कार फैक्ट्री है, क्या होता है कार की बॉडी एक असेंबली लाइन पे लगी हुई है, अपने आप चलती रहती है, अपना पेंट की उसमें डूबेगी, पेंट होके निकल जाएगा, रोबोट उसमें अपने आप वेल्डिंग कर रहे हैं, और वो जो बेल्ट है वो स्लोली स्लोली चलती रहेगी। फिर आगे वर्कर खड़े हैं, वो फटाफट टायर लगाते हैं, वायरिंग करते हैं, और ये सारा काम एक चलती हुई बेल्ट पे होता है। उसको हम क्या कहते हैं, असेंबली लाइन। अब ये जो असेंबली लाइन वाला जो फॉर्मूला है ये कब शुरू हुआ, ये अमेरिका में शुरू हुआ, ठीक है। ये किस लिए है, आप देखो कोई भी कंपनी है, मारुति है, कोई भी है, कार प्रोडक्शन है या बाइक प्रोडक्शन की कंपनी, वहाँ पे चाहे वो बिके कम ज़्यादा, बट उनका प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। वो जितनी स्पीड से उनकी बेल्ट चल रही है चलती रहेगी, वो अपना प्रोडक्शन चलाते रहते हैं। एक टाइम पे उनके गोदाम में पता नहीं हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी कितनी, तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं मास प्रोडक्शन। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब एक बड़े लेवल पे उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि उनको माल सस्ता पड़ता है बनाना, ठीक है। तो अब पढ़ो, इन द यूएस रिकवरी वॉज क्विकर। अब लड़ाई के बाद यूएस के अंदर यानी अमेरिका के अंदर जो रिकवरी थी वो थोड़ी फास्ट थी। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। अब लड़ाई में तो वैसे भी यूएस को शुरुआती तौर पे तो बेनिफिट ही चल रहा था, क्योंकि पहले तो उनके जो वीट प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, ठीक है। उन्होंने पैसा उधार दे रखा था इंग्लैंड के लोगों को। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक trouble in the years after the war, US economy resumed in strong growth in 1920s। हाँ, शुरू में दिक्कतें आई अमेरिका को भी, ठीक है, बट अमेरिका ने बड़ी जल्दी ही उस मामले को संभाल लिया और उनकी जो इकोनॉमी थी वो दोबारा फिर से रफ्तार पे आ गई। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी ऑफ 1920 वाज मास प्रोडक्शन। तो उस टाइम पे यूएस में क्या एक नया फीचर आया था इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या था, मास प्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज़ को बनाना और उसको बड़े लेवल पे बनाना, ठीक है। यानी कि बिकती रहेंगी अपना आप, बनाओ दबा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रोक नहीं रहे प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है हाँ जी कोई ऑर्डर आ गया, हाँ जी गाड़ी लेनी है तो ऑर्डर आया है तब वो गाड़ी बनानी शुरू करें, नहीं, ठीक है। गाड़ियाँ बन रही हैं, दिन में जो उनकी स्पीड है उसी स्पीड से मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा लेवल पे गाड़ियाँ बन रही हैं, ठीक है, फिर उसको बाज़ार में बेचा जा रहा है। The move towards mass production had begun in the late 19th century, but in 1920s it became a characteristic feature of industrial production in US, ठीक है। हाँ, ये कि जो ये मास प्रोडक्शन का जो आइडिया है, यानी किसी भी उत्पादन को बड़े लेवल पे करने का, ये 19th सेंचुरी में शुरू हुआ के एंड में, ठीक है, और वॉर टाइम तक तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा यूएस के अंदर यानी अमेरिका के अंदर सब लोग इसको अपनाने लगे थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना भाई, अमेरिका की जो कंपनीज़ है, ठीक है, आप देखो डिस्कवरी पे दिखाते हैं, मान लो कोई टॉफ़ी बनाने वाली भी फैक्ट्री है ना, तो बेटा तुम देखना वहाँ पे पता नहीं कितनी तादाद में टॉफ़ियाँ बन रही होंगी, ठीक है। सो अ वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वॉज कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड, ठीक है। बेटा ये कौन थे, हेनरी फोर्ड, कारों की दुनिया में एक बड़ा नाम है, ठीक है। हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक, जो कि यूएस में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ठीक है। उनको ये आइडिया कहाँ से आया भाई, एक असेंबली लाइन है यानी बेल्ट है चलती, वहाँ कार है, बंदा जो काम कर रहा है, जो टायर फिट कर रहा है बस टायर ही फिट करेगा, ठीक है, जो सीट फिट करता है वो बस सीट ही फिट करेगा, जो इंजन फिट करता है वो इंजन ही फिट करेगा। वहाँ पे हर बंदे का काम फिक्स है, ऐसा नहीं है दो बंदों को गाड़ी दे दी वो दो बंदे सारी गाड़ी बनाएंगे, नहीं, ठीक है। किसी जिसका जो काम है, कोई वायरिंग करता है तो वायरिंग ही करेगा, सबका काम जो है वो टू द पॉइंट फिक्स है, ठीक है। तो उनको ये आइडिया आया था एक स्लॉटर हाउस से। स्लॉटर हाउस बोलते हैं बूचड़ खाना, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, ठीक है। सो ही अडेप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ शिकागो स्लॉटर हाउस
in which slaughtered animal were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt to his new car plant in Detroit. डेट्रॉइट अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे कार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कई कार कंपनीज है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, शिकागो में एक स्लॉटर हाउस था, बूचड़ खाना। वहाँ पे क्या होता है, एक जानवर को मार के, ठीक है, और उसको एक असेंबली लाइन पे रख दिया जाता या लटका दिया जाता, ठीक है। वो ऐसे चलता रहता जानवर, आगे कसाई खड़े रहते थे, तो जिसको जो हिस्सा लेना है उस जानवर में से वो उस हिस्से को काट लेता था, ठीक है। या जिसको जो स्पेशल बनाया हुआ है, भाई ये इस पीस को काटेगा, ये इस पीस को काटेगा, तो इस तरह से ऐसे एंड तक जाते जाते उसके साफ साफ सारे पीस कटे होते थे। तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा, उनको लगा भाई कार फैक्ट्री में भी इसी तरह का हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगी और काम जो है वो स्पीड से बनेगा। भाई हमने किसी बंदे को कार बनानी दे दी, अब वो बैठेगा भी सही, कभी कुछ करने लग जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, रुक रुक के काम चले। बट अब क्या है, अब असेंबली लाइन है, बेल्ट चल रही है। अब अगर वर्कर ने थोड़ी सी भी ढील रख दी, अगर उसका 2 मिनट भी इधर उधर हो गया, इतने में वो गाड़ी उसके एरिया से आगे चली जाएगी और काउंट हो जाएगा, यानी कि इसने अब तक अपना काम नहीं किया, इसने ड्यूटी में लापरवाही की है, ठीक है। क्योंकि वो बेल्ट नहीं रुकती, वो बेल्ट तो पूरी फैक्ट्री की होती है, अगर रुकेगी तो फिर सारा काम रुक जाएगा उनका। So the assembly line forced worker to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting a particular part to car at a pace dictated by a conveyor belt. तो इससे क्या हुआ कि वो जो कार फैक्ट्री थी वहाँ पे हर पर्सन को, वर्कर को एक ही काम बार बार करना था मैकेनिकली कंटिन्यूसली। इससे वो बंदा उस काम को करने में माहिर हो गया एंड कन्वेयर बेल्ट के अकॉर्डिंग काम करना था, तो काम जो था वो स्पीड से होने लगा बिना किसी टाइम वेस्टिंग से। This was a way of increasing the output per worker by speeding up the pace of work. Standing in front of a conveyor belt, no worker could afford to delay the motion. तो अब क्या है, जो कन्वेयर बेल्ट पे वर्कर खड़ा है वो अब हिल भी नहीं सकता था क्योंकि बेल्ट चल रही है। अगर वो जरा सा भी इधर उधर हुआ तो बेल्ट क्या हो जाएगी, आगे चली जाएगी और वो अपना काम नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर लापरवाही आ गई, ठीक है। तो अब वो क्या है कि थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकता, टेक अ ब्रेक नहीं ले सकता, और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड विद अ वर्कमेट। इवन ऐसा भी नहीं है जो उसके साथ काम कर रहा है उससे भी 2 बातें कर ले, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल चल ही नहीं सकती क्योंकि बेल्ट तो चल रही है। As a result, Henry Ford's car came off an assembly line at 3-minute interval, a speed much faster than the achieved by previous method. तो अब क्या हो गया, यानी हर 3 मिनट में वहाँ पे एक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग जो है होने लग गई क्योंकि वर्कर फिक्स है, जो बॉडी बना रहे हैं बॉडी बनाएंगे, टायर फिट करने वाला है टायर फिट करेगा, चलती जा रही है बेल्ट, फटाफट से सारे काम होते जा रहे हैं। सो The T model Ford was the world first mass produced car. तो एक पहले कार आती थी, टी मॉडल कार बोलते थे उसको, पुराने ज़माने में जो कारें आया करती थी, ठीक है। तो हेनरी, यहाँ पिक्चर में भी देखो आप, तो हेनरी फोर्ड ने टी मॉडल कार जो हैं वो बनाई किस मेथड से, मास प्रोडक्शन वाले मेथड से, ओके। So at first, worker at Ford factory were unable to cope with the stress of working on assembly line in which they couldn't control the pace of work. अब शुरू में तो वर्कर्स बड़े तंग हुए, उनको लगा ये क्या पंगा कर दिया, क्योंकि पहले उनको आदत थी आराम से। अब जैसे हमारे इंडिया में लेबर काम करते हैं ना, कभी बैठ जाएंगे, कभी बीड़ी सुलगाने बैठ जाएंगे, कभी इधर उधर फ़ोन निकाल लेंगे, ठीक है, तो मनमर्जी से काम चल रहा है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। तो वर्कर्स को एक शुरू में तो बड़ा वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, भाई ये क्या सिस्टम है, इसमें तो हम 1 मिनट का ब्रेक भी नहीं ले सकते, बिल्कुल फंस गए हम तो। और काम की जो स्पीड थी वो उनके बस में नहीं थी, अब तो बेल्ट चल रही है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। सो दे क्विट इन लार्ज नंबर, इसलिए वर्कर्स ने क्या किया, नौकरियाँ छोड़नी शुरू कर दी। फोर्ड से बहुत सारे लोगों ने काम छोड़ दिया। इन डेस्परेशन फोर्ड डबल्ड द डेली वेज टू $5 इन जनवरी 1914। तो अब क्या हुआ, जब बहुत सारे वर्कर छोड़ के चले गए
तो फोर्ड को भी लगा भाई ऐसे तो अगर सारे काम के वर्कर चले गए, काम कौन करेगा, फिर ये बेल्ट का क्या करेंगे हम। तो उसने क्या किया, जो वर्कर काम कर रहे थे उन सबकी सैलरी डबल कर दी, $5 कर दी एक दिन की उसकी तनख्वाह। एट द सेम टाइम ही बैन ट्रेड यूनियन फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट, और उसके प्लांट में जो ट्रेड यूनियंस थी यानी मजदूरों की जो यूनियन थी उस पर उसने पाबंदी लगा दी। Henry Ford recovered the high wage by repeatedly speeding up the production line and forcing worker to work ever harder। अब उसने सैलरी तो डबल कर दी पर वसूल करने के तरीके क्या ढूंढे, उसने असेंबली लाइन की जो स्पीड थी वो बढ़ा दी। यानी पहले अगर थोड़ी ठीक स्पीड से आ रही थी, अब उसने वो स्पीड ज़्यादा कर दी ताकि कार थोड़ी स्पीड से बने, फटाफट जो मजदूर हैं जो वर्कर हैं वो काम करें, ठीक है, यानी कि दिन में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। So much so he would soon describe his decision to double the daily wage as the best cost cutting decision he had ever made। तो अब उससे क्या हो गया, उसकी जो कॉस्ट थी काफ़ी कम हो गई, ठीक है, और उसने काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन जो है वो किया, ठीक है। तो आज हम करते हैं बेटा इतना और बाकी हम करेंगे कल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमने किस टॉपिक तक की है और ये टॉपिक आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ओके बेटा। बाकी हम यहीं से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।